नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद रजत। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आप सबके लिए एक सीरीज़ लेके आ रहा हूं हिस्ट्री पर, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम हिस्ट्री पर डिस्कस तो करते हैं, हम उसके बारे में बात तो करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली होता ये है कि हम गलत चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है, मतलब कि हम रॉन्ग वे में हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं और उसकी वजह से हम मिसगाइड हो जाते हैं। तो मेरा पूरा का पूरा जो प्लान है या पूरी इस सीरीज़ में मेरी यही कोशिश रहेगी, मैं आपको हिस्ट्री के बारे में एक सही इन्फॉर्मेशन दूँ जो हमारी वाकई एक्चुअल जो इंडियन हिस्ट्री है, मैं उसके बारे में आपको उसके बारे में एक सही इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आप सब तक एक सही मैसेज पहुंच सके हमारी इंडियन हिस्ट्री का। तो फिर चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हिस्ट्री पे बात करूं और इंडिया पे बात करूं उससे पहले आइए चलिए इंडिया और हिस्ट्री दोनों को ही थोड़ा सा करीब से जान लेते हैं। और सबसे पहले एक डिक्लेमर है हिस्ट्री को लेकर, तो चलिए पहले वो देख लेते हैं। इतिहास सत्य की प्रतिपूर्ति होता है, उसका सांप्रदायिकता, दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम, अच्छा बुरा से कोई संबंध नहीं होता। वह तो हमें सिर्फ अतीत का दर्शन कराता है। तो हिस्ट्री 3 हिस्सों में बटी हुई है। पहला तो हमारा स्टोन एज, दूसरा आता है मेडिवल और तीसरा आता है मॉडर्न। अपनी इस पूरी सीरीज़ में हम इन तीनों के बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री के बारे में बात करें, अगर उसके हम डिफिनीशन के बारे में बात करें, तो हिस्ट्री अतीत में हुई वो घटनाएं हैं, वो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिसके बारे में हम वर्तमान में बात करते हैं। तो बाकी मैंने जैसा कहा था कि इस पूरी सीरीज़ में हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं इंडियन हिस्ट्री पे बात करूं, सबसे पहले हम इंडिया को थोड़ा सा करीब से जान लेते हैं। हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा हिंद महासागर के उत्तर में स्थित एशिया महाद्वीप का विशाल प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। इसका नामकरण ऋग्वेद काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर हुआ है। इसका विस्तृत भूखंड, जिसे एक उपमहाद्वीप कहा जाता है, आकार में विषम चतुर्भुज जैसा है। यह लगभग 2500 मील लंबा तथा 200 मील चौड़ा है। रूस को छोड़कर विस्तार में यह समस्त यूरोप के बराबर है। यूनानियों ने इसे देश को इंडिया कहा है तथा मध्यकालीन लेखकों ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत 3 भागों में बटा है। पहला है उत्तर का पर्वतीय मैदान, दूसरा गंगा और सिंधु के मैदान, तीसरा है दक्षिण के पठार और चौथा है सुदूर दक्षिण के मैदान। दक्षिण का पठार और सुदूर दक्षिण का मैदान मिलकर आधुनिक दक्षिण भारत का निर्माण करते हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदियाँ, विंध्य तथा सतपुरा की पहाड़ियाँ, महाकांतर के वन मिलकर दक्षिण भारत और उत्तर भारत को एक दूसरे से अलग करते हैं। और इसी अलगाव की वजह से, इसी भौगोलिक स्थिति की वजह से दक्षिण भारत आर्य संस्कृति से अलग रहा है। वहाँ पर एक अलग तरह की ही संस्कृति ने विकास किया है जिसे हम द्रविड़ संस्कृति कहते हैं, और जिसका अवशेष आज भी हमें मिल जाएगा। अगर देखा जाए तो प्रकृति ने भारत को एक अलग ही रक्षा कवच दिया हुआ है। उत्तर में हिमालय एक दीवार की तरह खड़ा है और दूसरी तरफ हिंद महासागर ने इसको 3 तरफ से घेर रखा हुआ है। भारतीय इतिहास पर यहाँ के भूगोल का गहरा प्रभाव पड़ा है। विभिन्न भौगोलिक उप विभागों के कारण यहाँ प्राकृतिक एवं सामाजिक स्तर की विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं। भारत का प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र एक विशिष्ट इकाई के रूप में विकसित हुआ है। इस विशिष्टता के लिए प्रजातीय तथा भाषागत तत्व भी उत्तरदायी रहे हैं। फलस्वरूप संपूर्ण देश में राजनीतिक एकता की स्थापना करना कभी भी संभव नहीं हो सका। यद्यपि अनेक समय में इसके लिए महान शासकों द्वारा प्रयास किया जाता रहा है। अपने आप में एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई होने के कारण भारतीय शासकों तथा सेना नायकों ने देश के बाहर साम्राज्य विस्तृत करने अथवा अपनी सैनिक महत्वाकांक्षा को पूर्ति करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में ही किया।
सुदूर दक्षिण के चोलों का उदाहरण इस विषय में एक अपवाद माना जा सकता है। विष्णु पुराण में एक बड़ा अच्छा सा श्लोक है भारत के ऊपर कि उत्तरम यस समुद्र से हिमादृश्य च दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत संतति। अर्थात समुद्र के उत्तर से में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वो भारत देश है तथा वहाँ की संतानें भारतीय हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में कहा गया है कि हिमालय से लेकर समुद्र तक 1000 योजन विस्तार वाला भाग चक्रवर्ती राजा का शासन क्षेत्र होता है। भारत को लेकर वैदिक एज में भी एक बड़ा अच्छा श्लोक बोला गया है कि गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेश्वर सनिधि कुरु अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पूरी दारत्वती च सप्ततैता मोक्षदायिका। अर्थात गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु तथा कावेरी 7 पर्वत महेंद्र मलय शाह सुक्तिमान रक्ष विंध्य तथा परियात्र तथा 7 नगरियां अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंती पुरी तथा दारत्वी देश के विभिन्न भागों में बसी हुई होने पर भी देश के सभी निवासियों के लिए समान रूप से श्रद्धेय रही है। चलिए अब आते हैं इतिहास जानने के साधन पे कि आखिर किन साधनों से किस तरह से हमने अपने इतिहास को जाना है। वैसे तो हमारा जो इतिहास रहा है वो काफ़ी गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये रही है कि हमारे पास इतिहास को एक क्रम में जानने के लिए मतलब कि एक क्रम बना हो उस हिसाब से जानने में के लिए हमारे पास जो साधन थे वो कम थे। लोवेस डिंकनसन के हिसाब से हिंदू इतिहासकार नहीं थे, यानी कि हमें इतिहास में कोई रुचि नहीं थी और हम सिर्फ इतिहास को इस तरह से देखते थे कि उसमें हमें सही या गलत देखते थे। विटर्निस का ये मानना है कि भारतीय इतिहास कभी भी काव्य से ऊपर नहीं उठ पाया है। मैकडोनाल्ड के हिसाब से भारतीय साहित्य का सबसे दुर्लभ पक्ष अगर कुछ है तो वो इतिहास है। हमारे यहाँ इतिहास का कभी कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है और इसी चीज़ का समर्थन मैक्स मुलर ने भी किया है। 11वीं सदी के मुस्लिम लेखक अलबुर्नी ने ये कहा है कि भारतीय लेखक इतिहास को तिथि क्रम अनुसार लगाने में थोड़े से लापरवाह हैं। वो चीज़ों को क्रम अनुसार नहीं लगाते हैं, बल्कि उनके हिसाब से जो भी चीज़ें इतिहास में घटी हैं वो सिर्फ एक कहानियों के तौर पे होती हैं और उससे सिर्फ अच्छाई या फिर नैतिकता की बातें करने के लिए ही वो घटनाएं लोगों के सामने बताई जाती हैं। लेकिन जो चीज़ें मैकडोनाल्ड ने कही थी उस चीज़ को उन्होंने सत्य से परे बताया है। यानी कि भारतीय इतिहासकार तो थे, बस सिर्फ एक चीज़ थी कि उन्होंने कभी चीज़ों को क्रम अनुसार नहीं लगाया और इसीलिए तिथियों में अक्सर आपको कमी मिलेगी कि अक्सर जो तिथि होती थी या फिर जो भी अरेंजमेंट है इतिहास का उस पर थोड़ी सी कमी दिखती थी, जो क्योंकि कभी कभी चीज़ें सही अरेंज नहीं होती थी। हालांकि इतिहास को समझने के लिए जो साक्ष्य रहे हैं वो हैं साहित्यिक साक्ष्य, विदेशियों द्वारा किए गए भ्रमण और लेखन, और दूसरा पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए जो भी खनन थे उनके जरिए हमने अपने इतिहास को समझा है। तो हालांकि ये तो बात हो गई भारत के बारे में और किस तरह से भारत का इतिहास, क्या थिंकिंग रही है लोगों की भारत के इतिहासकारों को लेकर उन चीज़ों के बारे में। बाकी वो किस तरह से हम इन साक्ष्यों से अपने इतिहास के बारे में बात कर सकें या फिर हम जान सकें, उसके लिए इस चीज़ को हम अपने अगले एपिसोड में समझेंगे। बाकी ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हर हफ्ते मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। और इस वीडियो को अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।